Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 2 of our important constitutional amendment series. Hi, I'm Shivam Pandey and जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने BHU एंड DU LLB के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और हमारी क्लासेस केवल स्टार्ट हो रही हैं 5,999 रुपीज से। बहुत ही अफोर्डेबल है। ज्यादा जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं राजनारायण के अगेंस्ट और राजनारायण इस चुनाव में बुरी तरीके से हार जाते हैं, जबकि राजनारायण की बहुत बड़ी लहर थी उसके बावजूद भी। राजनारायण इस चीज को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करते हैं और कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिस से ये चुनाव जीता। इलाहाबाद हाईकोर्ट फाइंड आउट करता है कि हाँ ये बात सही है और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी पर प्रतिबंध लगा देता है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इस चीज को इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को स्टे कर देता है, लेकिन क्योंकि वेकेशन बेंच थी इसलिए आगे के लिए उसको स्टे कर दिया जाता है। इस चीज से बचने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया जाता है इन द फॉर्म ऑफ 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी डिस्प्यूट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा इनके इलेक्शन को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो जुडिशरी के स्कोप से बाहर है और जुडिशरी इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। इस पर डिसीजन लेने का अधिकार उस अथॉरिटी को होगा जो पार्लियामेंट बनाएगी। ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि इंदिरा गांधी बच सके इस ऑर्डर से। इस चीज को चैलेंज किया जाता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में एंड लेटर ऑन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है ये अल्ट्रा वायर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन घोषित किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट और इसको स्टक डाउन कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। दिस इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि काफी सारा अमेंडमेंट हुआ था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का और काफी सारे प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए थे, डिलीट किए गए थे, इसलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फर्स्ट वन इज प्रियम्बल। प्रियम्बल से शुरुआत होती है। इसमें प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े जाते हैं, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड प्रियम्बल में जोड़े जाते हैं। सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल जो बात करता है 3 लिस्ट की, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 5 सब्जेक्ट मैटर जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर थे जिसपे स्टेट कानून बना सकता था उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे यूनियन और सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और 5 सब्जेक्ट हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन पांचों को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ नए आर्टिकल और नए पार्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंट्रोड्यूस होता है आर्टिकल 51A के तहत। इसके साथ साथ 51A इंट्रोड्यूस होता है, आर्टिकल पार्ट 4A इंट्रोड्यूस होता है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस बाय, सो इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। और फंडामेंटल ड्यूटीज में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली थी और उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की गई बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और आज एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसके साथ साथ पार्ट 14A भी इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज आर्टिकल 223A एंड 223B जो पार्ट 14A के अंडर आता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से डील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड अदर ट्रिब्यूनल्स इनकी बात करता है। जुडिशियरी पर भी काफी अमेंडमेंट किए गए इसमें। सबसे पहला तो ये था कि इट कर्टेल द जुडिशियल रिव्यू पावर एंड द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू पावर है उसको खत्म कर दी गई और रिट जुरिस्डिक्शन को खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर होता है तो उसके ऊपर जुडिशियरी कोई भी स्क्रूटनी नहीं कर सकती। ये चीज भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया, दैट इज कि जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता और स्टक डाउन नहीं कर सकता कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके साथ साथ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई। जो नेक्स्ट चीज थी, पार्लियामेंट से रिलेटेड कई सारे अमेंडमेंट किए गए। सबसे पहले कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये चीज कर दी गई कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड होगा ही होगा बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट ने कुछ कहा तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। जो लोकसभा का टर्म है वो 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। इसके साथ साथ डायरेक्टिव ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
के तहत अगर कोई कानून बनाता है, दैट इज प्रोवाइडेड अ लॉ मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है, चाहे वो कानून फंडामेंटल राइट के वॉयलेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन वो कानून स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता या वो इनवैलिड नहीं होगा। ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू डील और मेक लॉज विद इन कंसर्न विद एंटी नेशनल एक्टिविटीज। एंटी नेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है और वो लॉ फंडामेंटल राइट के वॉयलेटिव होते हैं, तब भी वो लॉ सस्टेन करेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। इसके साथ साथ जो कोरम की रिक्वायरमेंट थी, कोरम दैट इज कि कम से कम 1/10 मेंबर होने ही चाहिए पार्लियामेंट शुरू करने के लिए, तो कोरम की रिक्वायरमेंट जो है वो खत्म कर दी गई, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इसके साथ साथ इमरजेंसी से रिलेटेड भी प्रोविजन लेके आएंगे। जैसे सबसे पहले ये कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लगे, एक पर्टिकुलर पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ जो इमरजेंसी का ड्यूरेशन है, दैट इज प्रेसिडेंशियल रूल का जो ड्यूरेशन है, वो 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दिया गया। अनदर थिंग इज, इस अमेंडमेंट के थ्रू सेंटर को एम्पावर कर दिया गया कि वो आर्म फोर्सेस किसी भी स्टेट में एम्पावर डिप्लॉय कर सके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी ऐड की गई। 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। वो थी सबसे पहले आर्टिकल 39F, दैट इज क्लॉज एफ इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 39 में, जो बात करता है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। हेल्दी डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड की बात करता है। 39A विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर आर्टिकल 43A विच टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज को के मैनेजमेंट में ये बढ़ाया जाए, उसकी बात करता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसके लिए 48A को इंट्रोड्यूस किया गया। सो ये चीजें इंट्रोड्यूस की गई, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977। 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जुडिशियल रिव्यू की पावर खत्म कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की, उसको रिस्टोर किया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जुडिशियल रिव्यू की पावर दोबारा से वापस दे दी जाती है और रिट इशू करने की पावर दोबारा से वापस दे दी जाती है। इसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। 43rd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक हिसाब से रिस्टोरेशन का काम करते हैं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो जो पावर इंस्टीट्यूशन से छीनी गई थी उसको दोबारा रिस्टोर करने का काम किया जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये थोड़ा और बड़े पैमाने पे किया जाता है। जैसे अगर मैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं, तो जो पहले 6 साल ड्यूरेशन कर दिया गया था, उसको दोबारा से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दोबारा से 5 साल कर दिया गया। कोरम की रिक्वायरमेंट जो ये कह दिया गया था कि कोरम जरूरी नहीं है मेंटेन होना, वो खत्म कर दिया गया और पार्लियामेंट स्टार्ट करने के लिए कोरम की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कम से कम 1/10 मेंबर होने ही चाहिए, उसकी बात को दोबारा सस्टेन किया गया, रिवाइव कर दिया गया। अदर थिंग इज राइट टू रिपोर्ट, दैट इज एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और प्रोटेक्शन दिया गया टू पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर ऑफ ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस हैं वो पार्लियामेंट की जो ट्रू रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग है वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं, इसका भी राइट दे दिया गया। नाउ रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट, इससे रिगार्डिंग एक और चीज इसमें डाली गई। पहले क्या था कि कैबिनेट के डिसीजन से बाउंड होते थे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और उनको साइन करना ही करना पड़ता था, लेकिन अब वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, केवल एक बार। तो कोई भी अगर बात बोली जाती है कैबिनेट द्वारा कि आप ये कीजिए, तो उस एडवाइस को दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है और वो बाइंडिंग नहीं होती। रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, जैसे कई सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट से एंड हाई कोर्ट से छीन ली गई थी वो दोबारा से रिस्टोर कर दी जाती है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिलीटेड द प्रोविजन विच टुक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट। मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड जो इलेक्शन डिस्प्यूट था, जिसमें पहले ये कहा गया कि कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसको दोबारा रिस्टोर किया जाता है
कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव है उसका अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड कर सकता है, इसको भी रिस्टोर कर दिया जाता है। नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जाती है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी लग जाती थी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, अब उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा दिया गया और अब आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया कि आप केवल इमरजेंसी अगर लगाएंगे तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड थर्ड इज आर्म्ड रिबेलियन, इसके बेसिस पे ही लगा सकते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी नहीं लगेगी। अब कैबिनेट का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट कर दिया गया इमरजेंसी में, कि पहले क्या था प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगा दे, लेकिन अब क्या है कि नेशनल इमरजेंसी तभी लगेगी जब कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन देगी। सो रिटर्न रिकमेंडेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन पे ही इमरजेंसी लगेगी, दैट इज नेशनल इमरजेंसी एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट पे भी कहा गया कि इमरजेंसी लग जाती है, भले ही सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होंगे। एंड अदर की अमेंडमेंट जो इसमें किया गया वो था राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट घोषित कर दिया गया। 31 आर्टिकल 31 ए में जो पहले एक फंडामेंटल राइट था उसको आर्टिकल 31 में जो एक फंडामेंटल राइट था दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, उसको आर्टिकल 300 ए में अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या था कि पहले चुनाव जब होता था तो पार्टीज में जो एमपीज एंड एमएलए आते थे वो दूसरी पार्टी के लालच पे उसमें चले जाते, जिसकी वजह से क्या होता था कि पीपल जो थे, लोग जो थे, जिस पार्टी को मैंडेट देते थे वो सीटें लाने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाती थी। इसलिए इस चीज से बचने के लिए और इस चीज को अवॉइड करने के लिए, दैट इज आया राम गया राम की चीजों को खत्म करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया एंड एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया। एंड दिस लॉ इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कि अगर कोई मेंबर पार्टी ए से जीत के आया है और जीतने के बाद वो पार्टी बी में चला जाता है तो इस ग्राउंड पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और उसकी जो सदस्यता है एमपी या एमएलए की वो रद्द हो जाएगी और उसकी सीट पर दोबारा चुनाव होगा। सो एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था कि होटो होलोहन के केस में इन 1992, लेकिन कोर्ट ने इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अफर्म कर दिया और उन्होंने ये कहा, अपहेल्ड कर दिया बेसिकली उन्होंने, कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दिस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, इसके थ्रू गोवा को फुल स्टेटहुड दे दी जाती है और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके थ्रू जो वोटिंग एज थी जो पहले 21 साल थी उसको रिड्यूस करके 18 साल कर दिया जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाया जाता है एससी एसटी के लिए एंड द ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी इसको रिमूव कर दिया जाता है। सो नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो एससी एसटी के कमीशन बनाए जाते हैं। नाउ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू क्या किया जाता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली दैट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली बना दिया जाता है और 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर दैट इज एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये प्रोवाइड किए जाते हैं दिल्ली को। Now next is 71st Constitutional Amendment Act 1992, 71st, 73rd, 74th ये एक ही ईयर में आया था 1992 में ही। 71st अमेंडमेंट के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इनको 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। सो इनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जोड़ दिया जाता है दैट इज कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रेजेंटली कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू पंचायती राज का इंट्रोडक्शन होता है दैट इज रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
एंड पंचायती राज जो थे, फादर ऑफ पंचायती राज कौन थे? बलवंत राय मेहता। एंड बलवंत राय मेहता कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है एंड पार्ट 9 इंट्रोड्यूस होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ साथ 11th शेड्यूल को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है और पार्ट 9A विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपैलिटी वो इंट्रोड्यूस होता है एंड 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल भी इसके साथ साथ इंट्रोड्यूस हो जाता है। इंडिया 11th शेड्यूल बात करता है पंचायती राज की जो गांव से रिलेटेड है एंड 12th शेड्यूल बात करता है म्युनिसिपैलिटीज की जो शहरों से रिलेटेड है। So that's all for today. Thank you so much for watching. Stay tuned for our next part. Thank you so much.